हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑफ आईडीग्रॉन। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, हमने इसके लास्ट 2 लेक्चर देखे थे, उसमें हमने पूरे चैप्टर को कवर किया था विद एनसीईआरटी डायग्राम। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 2 लेक्चर थे उसमें मैंने आपको दिया था बहुत अच्छा कंटेंट और आज के इस लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में, मैं आपको दूंगा बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वेलकम टू ट्रायो सीरीज, वेलकम टू एडुग्रो। ट्रायो सीरीज क्या है? यहाँ पर हम आपको 3 वीडियो में कंप्लीट चैप्टर करवाते हैं। स्टार्टिंग के जो 2 वीडियो होते हैं उसमें हम आपको एनसीईआरटी की डायग्राम और कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। जो थर्ड वीडियो होता है उसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं। मतलब 3 वीडियो में चैप्टर का दी एंड। ओके, तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। इससे पहले मैं आपका सिलेबस देखता रहता। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं तो सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि चैप्टर नंबर 22 जो कि आपकी टर्म 2 का आखिरी चैप्टर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, तो इससे क्वेश्चन कितने आते हैं? अगर मैं बात करूं एमसीक्यू के बेस पे तो पहले जो प्रीवियस ईयर है, आज से 6-7 साल पहले, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। ओके, पर अभी के दौरान, अभी रिसेंटली ईयर्स में अगर पूछे गए हैं, 5 साल के अंदर अगर मैं बोलूं तो 1 से 2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली की बात करी मैंने, क्या डायरेक्टली इस तरह से पूछते हैं। अब इनडायरेक्टली कैसे पूछते हैं? इनडायरेक्टली अगर मैं देखूं तो इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ रहे हैं, मतलब 5 क्वेश्चन का अभी भी ये वेटेज सकता है। अब आप बोलोगे सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? तो देखो, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में है पेनक्रियास। ठीक है, और अगर आपको पूछ लिया कि पेनक्रियास की सेल का नाम क्या है और अगर आपको ऑप्शन दे दिया तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ कि हाँ डायरेक्ट पूछ। पर कोई क्वेश्चन आया, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और एक ऑप्शन इस चैप्टर में से भी दे रखा है, तो ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है, तभी आपको पता लगेगा कि वो ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन तो आपको आएंगे। चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, हर लाइन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप हो इस कंपटीशन के भीड़ में तो वहां पर कुछ भी छोड़ना मैं तो सजेस्ट बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 22 क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि पढ़ लिया अपन ने थ्योरी, और थ्योरी पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन करते हैं तो मजा ही अलग आता है थ्योरी का, कि हमने पढ़ी थी अब हम अप्लाई करें। चलो, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीज द एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज एब्सेंट इन मेल एंड वन एब्सेंट। ओके, तो आपको पता है कि ऐसी कोई एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारे अंदर है वो फीमेल में नहीं है, वो तो टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस तो सिर्फ हमारे अंदर है ना। स्क्रोटम सैक जो है आपका नीचे, जो अलग से लगा हुआ है पेनिस के नीचे, स्क्रोटम सैक, उसमें टेस्टिस जो प्रेजेंट है वो आपके पास ही है, फीमेल के पास थोड़ी ना। तो स्क्रोटल सैक में टेस्टिस। ठीक है, males that perform function in endocrine gland as well as act as a sex organ, the gland is absent in female to possess the ovary। वहां पे क्या होती है? फीमेल्स में ओवरी होती है। अच्छा, एक बात और, मैंने लेक्चर के दौरान भी बताया था कि जो टेस्टिस होती है वो स्क्रोटम सैक में होती है, अलग से बाहर होती है, हमारे जो पेनिस होता है उसके नीचे अलग से होती है टेस्टिस, स्क्रोटम सैक। और जो फीमेल में ओवेरी होती है वो अंदर फिट है, वो अलग से बाहर नहीं दिखती। ठीक है, बाहर वो जो है वो वेजाइना है, ओवेरी जो है वो अंदर फिट है। तो ऐसा भेदभाव क्यों कि फीमेल में ओवेरी अंदर है और मेल में स्क्रोटम सैक बाहर, मेल में टेस्टिस बाहर क्यों अलग से दिए भगवान ने? अंदर नहीं बना सकते थे? तो देखो, मेल में जो टेस्टिस है वो अलग से इसलिए है क्योंकि टेस्टिस को जो है बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो भी हो उससे 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म को बनाने के लिए। ठीक है, तो स्पर्म को बनाने के लिए थोड़ा टेम्परेचर कम चाहिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से। तो इसलिए भगवान ने, या इवोल्यूशन ने, हम इवोल्यूशन की बात करेंगे क्योंकि हम बायो वाले, तो इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम सैक में बाहर की तरफ सिचुएटेड कर दी हमारी मेल्स की। ओके, तो ये बात भी हो गई और ये बात भी हो गई। और बात करें, ओवेरी जो है प्रोड्यूस करती है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, जो कि मेल में नहीं होती ओवेरी। ठीक है, हालांकि इन हार्मोन का रोल होता है थोड़ा थोड़ा मेल में भी, प्रोजेस्टेरोन का भी रोल है, एस्ट्रोजन का थोड़ा थोड़ा, एक रोल मिल ही जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, which amongst the two adrenocortical layer, zona reticulata, zona glomerulosa, lights outside prefecture? देखो, इसमें बोला है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, तो मैंने आपको ऐसे याद कराया था
ग्लोमेरुलसा फेसिकुलेटा रेटिकुलेटा। गर्लफ्रेंड, अब वो रिया है या कोई है, तुम जानते हो तुम्हारी क्या है, रिया है या रानी है, ठीक है, वो तो नहीं है जो तुम बिल्कुल समझ रहे हो, वो बिल्कुल। तो GFR, गर्लफ्रेंड जो भी है। तो इस तरह से तुम्हें याद रखना है, ग्लोमेरुलसा फेसिकुलेटा रेटिकुलेटा। तो सबसे पहले आएगा ग्लोमेरुलसा, फिर आएगा फेसिकुलेटा, फिर आएगा रेटिकुलेटा। तो देखो, जो ग्लोमेरुलसा है वही एनवलप करके रखेगा रेटिकुलेटा को, ठीक है। नाउ question number 1 is clear and question number 2 is clear. Okay, 1 is clear and 2 is clear. Now we move on question number 3, and in question number 3, define erythropoiesis, name the hormone that trigger erythropoiesis. Okay, so we will discuss in the lecture that kidney releases a hormone known as erythropoietin hormone. Which hormone? Erythropoietin. Okay, and this erythropoietin stimulates the production of RBC. Okay, so kidney releases a hormone known as erythropoietin, and this erythropoietin stimulates the RBC formation. RBC means red blood cell, or we can say erythrocytes. Where her lifespan is 120 days. Okay, and kidney में भी कौन? JG cell, juxtaglomerulus cell. Okay, so it's your third question. Now we move on for the next. So question number 1 is clear, second is clear, third is clear. Now question number 4 is, which is the only hormone that is secreted by pars intermedia? मीडिया मतलब मिडिल, मिडिल पिट्यूटरी, और मिडिल पिट्यूटरी के मेरे बारे में आपको लेक्चर में बताया था। एक बार मैं पूरा समराइज करवा देता हूँ। मैंने आपको बताया था पिट्यूटरी, पिट्यूटरी में मैंने आपको बताया था तीन तरह से, एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी थी, इसका दो के ऊपर बस चलता था, एक तो ऑक्सीटोसिन के ऊपर और एक ADH के ऊपर। जो एंटीरियर पिट्यूटरी थी, इसका बस चलता था ग्रोथ हार्मोन के ऊपर, ठीक है, और साथ में प्रोलैक्टिन के ऊपर और LHFSH के ऊपर इसका बस चलता, ठीक है। जो मिडिल पिट्यूटरी थी, ये सिर्फ MSH पे बस चलाती थी, मतलब मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो इंटरमीडिया है, मतलब जो मिडिल पिट्यूटरी थी, वो किस पे बस चलाती थी, तो इसका आंसर आएगा MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग, ठीक है। ये अपन को लेक्चर में मैंने आपको बताया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the endocrine gland that secrete calcitonin, what is the role of this hormone play? Okay, तो कैल्सिटोनिन कौन निकालती है? तो देखो, हमने बात करी थी थायरोकैल्सिटोनिन की, करी थी। तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता था? TCT। सबसे पहली बात तो ये कौन निकालता था? थायरोइड ग्लैंड निकालती थी। थायरोकैल्सिटोनिन को शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे कैल्सिटोनिन, ठीक है, सिर्फ C का नाम लिख दिया यहाँ पे। तो थायरोकैल्सिटोनिन को थायरोइड ग्लैंड ही निकालती थी। और हमने लेक्चर में पढ़ा था कि ये TCT क्या करता है? ये TCT ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है। और ये कैल्शियम ब्लड में बढ़ाता कैसे है? हमारी जो बोन है उसमें से कैल्शियम लेके आता है और ब्लड में डालता है, ठीक है। इतना बड़ा चोर है ये थायरोकैल्सिटोनिन, ये बोन में से कैल्शियम निकाल निकाल के ब्लड में डालता है। अब एक बात बताओ, हमारी बोन को कैल्शियम क्यों चाहिए? ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए, मजबूती के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए, ठीक है। इसलिए हमें क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। अभी थायरोकैल्सिटोनिन हमारी बोन में से कैल्शियम निकाल निकाल के ब्लड में डाल रहे हैं, तो हमारी बोन क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और जैसे हमारी बोन वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, ये क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आ जाएगी। ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस हमें ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? देखो, एक कंडीशन होती है मेनोपॉज। मेनोपॉज की कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना बंद हो जाती है। 45 से 50 साल के बाद महिलाओं में MC जो है बंद हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है बंद हो जाती है। इस दौरान यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का अमाउंट जो है कम हो जाता है, और उसी की वजह से यहाँ पर कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाता है, तो बोन फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जब आप क्लास 12 पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो वहाँ पे बहुत ही तगड़े तरीके से आप पढ़ोगे, अगर आपको कोई अच्छी फैकल्टी। तो अभी बात करिए अपन ने कि थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है और बोन से कैल्शियम ला के ब्लड में डालता है। अब बोन से कैल्शियम ला रहा है, तो कैल्शियम अगर बोन से हट रहा है तो कैल्शियम की कमी हो गई बोन में, और कैल्शियम की कमी हो गई तो यहाँ पे क्या होगा कि बोन डेंसिटी जो है कमजोर हो जाएगी, लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, और इसकी डिफिशियंसी से हमें ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। जनरली ये महिलाओं में होता है, ठीक है। चलो, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने क्लियर कर दिया।
ठीक है, एक बार मैं इरेजर ले लेता हूँ, ये हटाते हैं, ये हटा देते हैं आपके इसका। तो हमने देखे सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, 2 क्लियर है, 3 क्लियर है, 4 क्लियर है एंड फिफ्थ वन क्लियर है। ठीक है, स्प्राइट क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि विच हार्मोन हेल्प एड इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, तो आपको मैंने पढ़ाया था थाइमस ग्लैंड, और थाइमस ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये थाइमस ग्लैंड जो है थाइमोसिन हार्मोन निकालता है। ओके, एंड दिस थाइमोसिन हार्मोन ये क्या करता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ओके, ये थाइमोसिन हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, अब बात करा था मैंने कि ये थाइमस ग्लैंड जो है बूढ़े लोगों में रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, छोटी होना स्टार्ट हो जाती है। जब ये थाइमस ग्लैंड छोटी होना स्टार्ट हो जाएगी, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी बूढ़े लोगों में, तो थाइमोसिन कम बनेगा, मतलब वहां पे इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई बूढ़े लोगों में इम्यूनिटी कम होती है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है स्टेट इफ ट्रू और फॉल्स। ओके, द जीआईटी ट्रैक्ट हार्ट किडनी आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन। बिल्कुल सही बात है, हमने देखा था कि हार्ट भी हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, किडनी भी निकालती है, किडनी निकालती है इरिथ्रोपोइटिन और रेनिन, निकालती है इरिथ्रोपोइटिन, निकालती है रेनिन। इसमें भी हमने देखा था कि हार्ट जो है ये भी हार्मोन निकालता है जो कि ब्लड वेसल को डायलेट करता है। ठीक है, डायलेट करता है, हाँ प्रेशर बढ़ाता है इन द सेंस, डायलेट नहीं करता। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज विच हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर नॉर्मल स्लीप साइकिल। तो हमने देखा था हमने देखी थी पीनियल ग्लैंड, आई थिंक पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड में हमने देखा था कि ये जो है हमारी 24 आवर रिदम को मेंटेन करती है, स्लीप साइकिल को। ठीक है, तो देयर आर द वैरायटी ऑफ हार्मोन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर स्लीप साइकिल। दिस हार्मोन इंक्लूड कोर्टिसोल हो गया, मेलेटोनिन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। तो वैरायटी ऑफ हार्मोन है जो कि हमारे नॉर्मल स्लीप साइकिल को कंट्रोल करते हैं, कोर्टिसोल, मेलेटोनिन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग। नाउ नेक्स्ट इज नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड दैट सेक्रेट कोर्टिसोल हार्मोन। ओके, कोर्टिसोल हार्मोन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट करती है, तो वो है एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है, आप भली बात ही जानते हो बहुत अच्छे से, जो किडनी पर, कि अगर मैं किडनी बनाऊं तो इसके ऊपर ये जो ग्लैंड है ये ऐसे बना देता है, जो ग्लैंड है ये एड्रिनल। नेक्स्ट इज नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट ओनली इन फीमेल। तो फीमेल में एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होगी, हमारी फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन कंडीशन। यहाँ पे आपको ग्लैंड पूछी पर आंसर में आपको हार्मोन दे दी है। ग्लैंड जो है हमारी ओवेरी है, ये ओवेरी जो है फीमेल, सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज क्लियर, 7 इज क्लियर, 8 क्लियर, 9 क्लियर। नाउ नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला आपको पूछा है स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ ल्यूटेनाइजिंग मेल एंड फीमेल। ओके, तो मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि एलएच का रोल जो फीमेल में होता है वो क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये ओवेरी है, क्या है ये, इस ओवेरी में यहाँ पर एग रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ये एग रखा हुआ है। ये ओवेरी क्या करती है, इस एग को धक्का देके बाहर निकालती है और ये एग जो है बाहर आता है। ठीक है, जब ओवेरी धक्का देके पुश करके एग को बाहर निकालती है, जब ओवेरी एग को बाहर निकालती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या हुआ भैया, ओव्यूलेशन हुआ, ताले बजाओ, क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, मतलब अंडा बाहर निकला ओवेरी से। अब इस ओव्यूलेशन की प्रोसेस में जो हार्मोन हेल्प करता है उसका नाम है LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इन फीमेल, इट हेल्प्स इन ओव्यूलेशन। कैसे हेल्प करेगा वो भी सुन लो। ये क्या होता है, LH 14th डे ओव्यूलेशन होता है, अंडा बाहर आता है। ठीक है, LH सर्ज हो जाता है, तब से बहुत तेज बढ़ जाता है। तो जैसे ही LH सर्ज होता है, अंडा जो है बाहर आता है, तो उस दौरान क्या होता है, LH जो है प्रेशर पुट करता है अंडे पर, एक पर, एक को मैं और अगर सही से बोलूं तो सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, पर आपको अभी वो समझ में नहीं आएगा इसलिए एक बोल रहा हूँ। एक के ऊपर प्रेशर लगाता है LH और एक को जो है बाहर ला देता है, कौन,
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन ही ये हुआ कि एलएच जो है बढ़ जाता है, 10 गुना हो जाता है 14वें दिन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 28 दिन होते हैं, तो 14th डे बहुत तेज हो जाता है और अंडे को तेजी से प्रेशर देके बाहर निकालता है। तो ओव्यूलेशन की प्रोसेस में कौन हेल्प कराता है फीमेल में? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वहीं अगर मैं बात करूं स्पर्मेटोजेनेसिस की तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो मेल में होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन जो मेल में होता है, उसमें भी कौन हेल्प कराता है? हमारा एलएच। तो ये आंसर आपको लिखना है, यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर इन हार्मोन एक्शन। तो देखो, द हार्मोन दैट डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, ऐसे हार्मोन जो कि टारगेट सेल में एंटर ना कर सके, ठीक है, communicate with specific receptor situated on the surface of target cell and produce secondary messenger from the plasma membrane inner side. In turn, the secondary message from all the function. मतलब ऐसे कुछ हार्मोन होते हैं जो रिसेप्टर से तो जुड़ जाते हैं पर वो अंदर जाके फंक्शन नहीं कर सकते टारगेट पे, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये सेल है ठीक है, और ये रिसेप्टर है, ठीक है, रिसेप्टर आर से डिनोट किया, और ये हार्मोन है। जैसे ये हार्मोन घूमते घुमाते इसमें आएगा, तो मान लो ये है रिसेप्टर, ठीक है, और ये है हार्मोन जो आया, ये क्या है? हार्मोन। तो ये हार्मोन रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बन गया, तो हार्मोन एड होने आया है, तो ये क्या बन गया? HRC, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे ये बना, अब ये हार्मोन जो है, जैसे मान यहाँ हमारा काम है पर यहाँ तक आ नहीं पाएगा, इस जगह हमारा काम है पर यहाँ तक आ नहीं पाएगा, तो ये हार्मोन क्या करेगा? सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेगा। ये सेकेंडरी मैसेंजर यहाँ तक आएगा, जैसे कैल्शियम प्लस 2 एग्जाम्पल है, ये सेकेंडरी मैसेंजर यहाँ तक आएगा, ठीक है, जहाँ पे टारगेट एक्शन है, जैसे टारगेट सेल है, यहाँ पर आना है, ठीक है, तो ये टारगेट पोर्ट तक कौन आएगा? सेकेंडरी मैसेंजर, क्योंकि कैल्शियम प्लस 2 एक एग्जाम्पल ले। क्लियर है? तो इस तरह से आपको थ्योरी बना देनी है, ये डायग्राम बना देनी है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि which is the steroid that control inflammatory response, name its source and other function. Answer है glucocorticoid. They are secreted by adrenal cortex. They trigger gluconeogenesis, proteolysis, lipolysis. मैंने जब आपको पढ़ाया था ग्लूकोकोर्टिकोइड, तो मैंने आपको बोला था कि ग्लूकोकोर्टिकोइड जो है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, ग्लूकोज को बनाता है। कैसे बनाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस से। नए ग्लूकोज को बनाता है, प्रोटीन को तोड़ता है, लिपिड को तोड़ता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू ओल्ड पीपल हैव वीक इम्यून सिस्टम? तो मैंने आपको बताया रीजन है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होती है उम्र के साथ, बुढ़ापे के साथ जो है रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, और ये थाइमस ग्लैंड जो है थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट करती है, और ये हार्मोन जो है इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जब बुढ़ापे के साथ थाइमस ग्लैंड रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, इम्यूनिटी वीक होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? क्योंकि थाइमस से थाइमोसिन निकलता है, और ये थाइमोसिन जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ह्यूमरल रिस्पांस देता है। और थाइमस ग्लैंड जो है ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग स्कूल भी बोलते हैं हम टी लिम्फोसाइट का। बहुत डिटेल में है ये सब चीजें, अब एनसीईआरटी एक बार पढ़ना, आपको आइडिया लग जाएगा सारा। नेक्स्ट इज हाउ डज हाइपोथायराइडिज्म अफेक्ट द मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रोइंग बेबी, जनरली सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाइपोथायराइडिज्म जो है कैसे अफेक्ट करेगा? देखो, अगर हाइपोथायराइडिज्म हुआ मतलब थायराइड की कमी हुई, मतलब आयोडीन की कमी हुई, इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूँ, नमक की कमी हुई, आयोडीन की कमी हुई, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हाइपोथायराइडिज्म हुआ तो ये क्या करेगा? डेवलपमेंट जो है फीटस का उसको दिक्कत देगा, दैट इंड्यूस स्टंट ग्रोथ, लो इंटेलिजेंस, ओके, स्टंट ग्रोथ करवा देगा, लो इंटेलिजेंस करवा देगा, उसकी आईक्यू जो है कम कर देगा। होते ना कुछ मेंटल होते हैं कि हाँ पता नहीं लग रहा है कि यार इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, हमें तो आ रहा है, तो कुछ की क्या हो जाती है, स्टंट ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। जिसकी ग्रोइंग रुक जाना, स्टर्न मतलब जिसकी ग्रोइंग रुक जाना, ग्रो रुक जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्टर्न ग्रोथ हो जाना मतलब उसकी ग्रोथ रुक जाना, जैसा है वैसे ही पैदा हो जाना है, लो इंटेलिजेंस, उसका मेंटल रिटार्डेशन होना, आईक्यू लेवल कम होना, डीप म्यूटिज्म, एबनॉर्मल स्किन होना। तो ये सब जो सिम्टम्स है, ये हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स है। अगर प्रेगनेंसी में महिला आयोडीन का इंटेक कम करती है या फिर उसको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मैच्योरेशन रुक जाता है फीटस का, स्टन ग्रोथ हो जाती है, इंटेलिजेंस कम हो जाती है, आईक्यू कम हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन आ जाता है, एबनॉर्मल स्किन हो जाती है। नाउ लास्ट इज डिफरेंस बिटवीन हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म।
तो देखो हाइपर जो है, नाम से पता लग रहा है, हाइपर मतलब आयोडीन ज्यादा हो गया, थायराइड लेवल ज्यादा हो गया। हाइपो मतलब आयोडीन कम हो गया, थायराइड लेवल कम हो गया। तो हाइपो का मतलब सीधा सा याद रखो कम, और हाइपो का मतलब सीधा, हाइपर का मतलब सीधा सा याद रखो मोर, ज्यादा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी होगा। अभी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, तो देखो, ए मिल्कमैन काउ रिफ्यूजेस टू गिव मिल्क। मान लो मैं एक दूध वाला हूँ और मैं गाय से दूध निकालने गया, गाय ने मना कर दिया, दूध नहीं देगी। फिर मैं क्या करूंगा? मैंने कहा भाई दे दे यार, नहीं देगी तो मैं आगे कैसे दूंगा, मैं मिल्कमैन हूँ। पहली लाइन पढ़ ली, ए मिल्कमैन काउ रिफ्यूजेस टू गिव मिल्क, नहीं दूंगी दूध। ऑन बीइंग फोल्डेड बाय द काउ प्रोड्यूस इनफ मिल्क। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड दैट द पाथवे रिलेटेड टू दिस रेस्पॉन्स। बड़ा खतरनाक काम है, क्वेश्चन जो है घुमा घुमा के देते हैं। देखो, जैसे मान लो एक काऊ है हमारे पास, ठीक है, काऊ, ओके, COW काऊ है, और ये दूध देने से मना करता है, दूध नहीं दूंगी। अब मैं तो भैया दूध वाला हूँ, अगर मेरे को दूध नहीं मिला तो मैं दूध क्या दूंगा लोगों को? तो मैं इस काऊ में लगाऊंगा इंजेक्शन, क्योंकि दूध बाहर नहीं निकाल रही गाय, तो मैं इसमें क्या लगूंगा? इंजेक्शन लगूंगा। और इंजेक्शन गाँव वाले भी लगाते ही है, ठीक है, दूध बाहर निकालने के लिए। वो इंजेक्शन किसका होता है? ऑक्सीटोसिन। क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क इंजेक्शन, कहीं भी कुछ भी कभी भी बाहर निकालना हो, मुर्गी के अंदर से अंडा बाहर निकालना हो, मदर के अंदर से बच्चा बाहर निकालना हो, ब्रेस्ट के अंदर से दूध बाहर निकालना हो, गाय के अंदर से, ब्रेस्ट के अंदर से दूध बाहर निकालना हो, किसी में से भी कुछ भी बाहर निकालना हो, तो एक ही को याद करो, वो कमीना है। बोलते हैं ना, अक्षय कुमार बोलता है ना, ये काम एक ही कमीना कर सकता है, कमीना है ऑक्सीटोसिन। क्लियर है आपको? तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, देखो, सकलिंग स्टिमुलस, पहले जब होता है ना गाय का दूध निकालने के लिए ऐसे ऐसे करते हैं, सक वाला काम होता है। तो सकिंग स्टिमुलस, हाइपोथैलेमस, फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखो, हाइपोथैलेमस पर सिग्नल जाएगा, फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो कि मैंने आपको बताया था। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ऑक्सीटोसिन निकालती है, और फ्लो ऑफ मिल्क चालू हो जाएगा। ठीक है, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन किसी भी तरह से दे दे, हमें हमारे कंसेप्ट याद है तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, a urine sample contain increased content of glucose in kitten body, answer the following question। मतलब यहाँ पे हमने यूरिन सैंपल लिया और इस यूरिन सैंपल में हमने देखा कि ग्लूकोज जो है बहुत ज्यादा है, कीटोन बॉडी जो है बहुत ज्यादा है। तो अब जवाब दो, नेम द हार्मोन एंड ग्लैंड एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन। तो देखो, हार्मोन क्या है? आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा, तो आपके टॉयलेट में भी ग्लूकोज ज्यादा। जैसे मान लो ये मैं खड़ा हूँ, सर हर बार आप ही क्यों? चलो तुम खड़े हो यार, तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया। ओके, जिस तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, तुम्हारे टॉयलेट में भी ग्लूकोज बढ़ गया, तुम्हारे यूरिन में भी क्या बढ़ गया? यूरिन में क्या बोल लो, टॉयलेट बोलो, जो तुम्हें सुटेबल है, ग्लूकोज बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा, ब्लड को फिल्टर कौन करेगा? किडनी। तो किडनी फिल्टर करेगी, यूरिन बनाएगी, तो यूरिन में भी ग्लूकोज ज्यादा। यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा, और मैंने उस यूरिन टेस्ट को देखा कि यार इसमें तो ग्लूकोज ही ग्लूकोज है। तो बताओ ग्लूकोज ज्यादा क्यों होता है? सीधी सी बात है, इंसुलिन की वजह से। और इंसुलिन कौन सी ग्लैंड निकालती है? पेनक्रियास निकालती है। पेनक्रियास में भी कौन सी? आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंज, उसमें भी बीटा सेल। ये हमने मेरा पढ़ाया था आपको लेक्चर में, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस बाय इंसुलिन ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड होती है? इंसुलिन, उसमें बीटा सेल होती है आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंज में, जो कि पेनक्रियाज में होती है। ठीक है, यही कंडीशन है। अब सेकंड है कि नेम द कंडीशन, हाउ कैन इट बी रेक्टिफाइड। तो ये कैसे सही हो सकती है? तो आप इंसुलिन थेरेपी दे दो, क्योंकि ये हो ही क्यों रही है? क्योंकि इंसुलिन की कमी हो रही है। तो इंसुलिन की कमी होने की वजह से हमें डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है। तो आप एक काम करो ना, वो दे दो, क्या बोलते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन। अगर आप इंसुलिन के इंजेक्शन दोगे तो डायबिटिक पेशेंट सही हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मोन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द कैल्शियम हार्मोन। ठीक है, कैल्शियम का होम्योस्टेसिस बनाने के लिए मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के दो हार्मोन बताए थे, मैं वापस यहाँ पे बता देता हूँ। एक है, यहाँ पर देखो, एक है थायरोकैल्सिटोनिन, और एक है पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन है, और एक थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है। और ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, ये क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम कम करता है। ठीक है,
और उल्टा काम देख लो, अगर ये ब्लड में कैल्शियम बढ़ा रहा है थायरोक्ैल्सिटोनिन तो बोन में कम करेगा। ओके, और अगर पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ब्लड में कैल्शियम कम कर रहा है तो बोन में बढ़ाएगा। बस इतना सा है, यही फंडा है, बोन में इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यही फंडा है, यही फंडा है, बस यही है आपका पूरा आंसर। आपको इसी को घुमा घुमा के लिखना है। जैसे मैं बताता हूँ, थायरोक्ैल्सिटोनिन इज secreted by thyroid gland which increase the blood calcium level and decrease the bone calcium level. If we decrease the bone calcium level, then osteoporosis condition will be happen and bone strength will be lost. Now, in the case of parathyroid hormone, it is secreted by parathyroid gland. It increases the bone calcium level and decreases the blood calcium level. Now, when blood calcium level decreases, different type of problem can be happen, just like muscle contraction problem. The calcium की requirement होती है। तो यही सब आपको लिखना है, और लिखना है थायरोक्ैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड आर इंपोर्टेंट फॉर नेसेसरी फॉर कैल्शियम होमियोस्टेसिस। बोथ हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड एंड दिस ग्लैंड, ब्ला ब्ला करके घुमा फिरा के कोई समझ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन व्हाई हाइपोथैलेमस इज सुपर मास्टर ग्लैंड या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो देखो यार, जो भी हार्मोन सिक्रेशन के सिग्नल जाते हैं, अल्टीमेटली पिट्यूटरी जो भी काम करती है, ये पिट्यूटरी जो भी काम करती है, इसके सारे सिग्नल, पिट्यूटरी के सारे सिग्नल हाइपोथैलेमस ही तो सेंड करता है। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस इसलिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है क्योंकि जो भी काम हो रहा है, चाहे एडिनो हाइपोफाइसिस, चाहे न्यूरो हाइपोफाइसिस, चाहे मिडिल पिट्यूटरी, चाहे थाइमस, चाहे जो भी काम करो, सबका काम कराने वाला कौन? हाइपोथैलेमस। क्योंकि पिट्यूटरी तो सिर्फ सिग्नल देगी, हाइपोथैलेमस मेन सिग्नल देता है। प्रधानमंत्री सिग्नल दे रहा है, नीचे जो है काम कर रहा है, तो प्रधानमंत्री कौन है इधर? हाइपोथैलेमस। बात खत्म। लॉकडाउन लगेगा, बात खत्म। कैदी भाई ने तो कैदी, नोटबंदी होगी, कैदी तो कैदी होगी, तो बात खत्म। ठीक है, तो बस वही है, हाइपोथैलेमस वाला सीन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉज एंड सिम्टम्स ऑफ हार्मोनल डिजीज। तो अगर हार्मोनल डिजीज आई है आपको, जैसे एम्बुलेंस हुआ किसी भी हार्मोन सेक्शन में, तो आपको मोटापा आएगा, कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, एलर्जीज, ठीक है, और पुअर डाइट, इन्फेक्शन, बेनाइन ट्यूमर। Hormonal disorder or imbalance occur when there is an undersection or oversection of respective hormone by the respective endocrine gland. There are several environmental factors and medical condition behind the cause of hormonal disorder. ठीक है, तो ओबेसिटी है तो हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाएगा, कैंसर है तो हो सकता है, एलर्जी है तो हो सकती है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, आप किसी पॉल्यूटेंट के कांटेक्ट में आ रहे हो बार बार, किसी केमिकल के कांटेक्ट में बार बार आ रहे हो, तो हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है। उससे सिम्टम क्या आएंगे कि आपको हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया, तो इसके सिम्टम क्या है? थकान, bloating, infertility, mood swing, blurred vision, sleep disorder, increased thirst, reduced sex drive, reduced sex drive, sleep disorder, mood swing, फोटो सेंड करना पड़ेगा आज। Excessive sweating, brittle or weak bone, weight gain, weight loss, sensitivity to cold and heat, changes in the voice in female, dry skin, thinning, brittle hair, depression, headache, ये सारे symptoms। और क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये ओबेसिटी, कैंसर, एलर्जी, पुअर डाइट, इन्फेक्शन, इनकी वजह से हार्मोनल डिसऑर्डर हुआ। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हमने ये क्वेश्चंस देखे, ये देखे, ये सारे आपके क्वेश्चन, इनको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। ये जो कंसेप्ट अगर रिवाइंड माइंड में रिवाइज हो गए, याद हो गए, तो आपके नीट के क्वेश्चन और आपके सिलेबस के क्वेश्चन आपको आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। बने रहिए, जुड़े रहिए ट्रायो सीरीज के साथ, बने रहिए, जुड़े रहिए एडुग्राउंड के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टाटा।